Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I am audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात करूं कि आपने कोई भी चैट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. सेकंडली, आपको एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी अलाउड टू ओपन योर माइक्स. ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकें थ्रू वॉइस. बट अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द सेशन यू नीड an answer of a question, you can put your question in chat box. तो accordingly आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा. ठीक है, और उसके साथ साथ आपने बाकी कोई भी हर डेकोरम का आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या ख्याल करना है. ठीक है, और उसके साथ साथ आपको मैं लिंक भी एट द एंड ऑफ द सेशन शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकेंगे और जितने भी बुक्स हैं, रिसोर्स मटेरियल है, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा. जी, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर सिविल सर्विसेज अकेडमी की है. तमाम डेमोज में ये मैं तस्वीर रखता हूँ. ठीक है, फॉर द मोटिवेशन ऑफ द एस्पायरेंट्स. ये जो तस्वीर है, ये आपको ये यहाँ के मेस की, ये एकेडमिक ब्लॉक की, ये हॉस्टल्स की. ठीक है, हर बंदे का ड्रीम होता है कि टू रीच सिविल सर्विस अकेडमी. ठीक है, एज एन नॉट एज अ गेस्ट बट एज ए ट्रेनी ऑफिसर. तो सिविल सर्विस अकेडमी की बिल्डिंग कोई इतनी खूबसूरत ना हो, बट ये है कि वहां तक जो जर्नी है पहुंचने का, वो तमाम खूबसूरत है. उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं लाइक ए ट्रेल. ठीक है, तो आपको लगेगा जिस तरीके से माउंटेनियस रूट होता है, बट ये है कि बड़ा ही खूबसूरत सफर है. तो आप सिविल सर्विस अकेडमी के का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप भी वहां पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, बट आपको ये होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, और ये रिक्वेस्ट ये होगी, मुझे एक सेकंड दें. तो जी, एक सेकंड मुझे दें. तो आपको मैं एक ये गाइडलाइन देता हूँ कि जो भी काम आपने करना है कंसिस्टेंसी और विद एफर्ट के साथ करें. ठीक है, बाकी जितना भी रिसोर्स मटेरियल है, जितने भी ऑप्शनल्स हैं, जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके खुद ब खुद बन जाएंगे. ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप अपने CSS के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि CSS में फॉर द बिगिनर एस्पायरेंट्स, उनके लिए 5 मिनट, बाकी एडवांस हम बातें भी करेंगे. बिगिनर एस्पायरेंट्स के लिए मैं 5 मिनट में कुछ बेसिक चीजें जो है सबक कर लूं. सॉरी टू द एडवांस्ड एस्पायरेंट्स. बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि CSS में सबसे पहले आप सबको पता है कि MPT होती है, कि MCQ बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट है. ठीक, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है. उसको पास करने के बाद ये होता है कि इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल इंटरव्यू अलग होता है और पैनल इंटरव्यू सबसे आखिर में होता है. उसके बाद आपकी 12 ग्रुप्स होते हैं, उनमें एलोकेशन हो जाती है. उसमें PSP है, PAS है, FSP है. ठीक है, IRS, बाकी तमाम ग्रुप्स हैं. आपकी अपनी चॉइस और मेरिट के हिसाब से एलोकेशन होती है. सबसे जो मुश्किल सफर है वो है रिटन का. उसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल्स होते हैं. कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सबको वो पेपर्स उठाने होते हैं. उनमें इंग्लिश ऐसे आ गया, और प्रेस से कंपोजिशन आ गए, और इस्लामियात, और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स GK के होते हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है. 6 ऑप्शनल्स होते हैं, वो आपकी मर्जी है. इसमें ये जो होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 40 मार्क्स पे पास करने होते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 33 मार्क्स पे पास करने होते हैं. सब, और इसमें जो एडवांटेज है, GK के सब्जेक्ट्स 3 होते हैं, तो हर पेपर 100 मार्क्स का है, तो ये 3 सब्जेक्ट 300 मार्क्स के हो गए. तो हर सब्जेक्ट आपने 40 मार्क्स पे पास करना है, तो टोटल मतलब आपने 120 मार्क्स. किसी सब्जेक्ट में आपकी 0 है, दूसरे में 20 है, और तीसरे में आपकी मिसाल के तौर ये 30 है, और दूसरे में आपकी 90 है, तो फिर भी आपकी 120 मार्क्स हो जाती हैं. तो इट मीन्स के यू आर क्वालिफाइड इन ऑल 3 पेपर्स. तो ये आपको एडवांटेज है.
बट इंग्लिश ऐसे एंड प्रेस कंपोजिशन में ये नहीं है, वो साइलोस में आपको अलग अलग एक एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स हासिल करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शनल्स में जो सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के हैं उनके दो पेपर्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में भी आपको 33 मार्क्स लाजिम नहीं कि आपने किसी एक सब्जेक्ट में 69 ले ली और दूसरे में 0 ले ली तो टोटल 69 हो गई, तो 66 से ज्यादा हो गया तो आप दोनों सब्जेक्ट्स में क्लियर करार पाएंगे। तो ये आपको बेनिफिट भी है, सिर्फ ये नहीं कि सीएसएस मुश्किल है, सीएसएस में ये मसले मसाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि अब ये है कि दिस इज दी क्रूशियल टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन पे एक अच्छे तरीके से एडवांस लेवल लेके आए। किस तरीके से, क्योंकि सीएसएस स्पेशल भी आगे आ रहा है, ठीक है। अब ये है कि पीएमएस के एग्जाम्स भी आते रहते हैं और उसके अलावा सीएसएस 2024 में है। तो अगर सीएसएस स्पेशल में आपने लाजम अपीयर हो, ये सेशन सीएसएस स्पेशल और सीएसएस 2024 दोनों के लिए आइडियल है, बिकॉज के सीएसएस स्पेशल में आप ये सेशन लेके ये इस वक्त प्रिपरेशन करके अपीयर होंगे तो सीएसएस स्पेशल आपके लिए एक ग्रांड मॉक एग्जाम के तौर पर आप इसको ट्रीट करेंगे। जो इसमें गलतियां होंगी आप सीएसएस 2024 में कभी नहीं गलतियां वो कर पाएंगे। कैसे? एक तो आपको वहां के पेज का डायमेंशन पता लगेगा कि 32 उसमें लाइन से 34 लाइन से आम पेपर से बड़ा होता है, वो एक डर भी आपका खत्म हो जाएगा। एक दूसरा ये कि आप उसी एग्जैक्ट एनवायरनमेंट में जाएंगे जो सीएसएस 2024 का होगा। तो आपका गोल सीएसएस 2024 होना चाहिए, बट सीएसएस स्पेशल इज you must consider it as a prerequisite to appear in CSS 2024 because it provides exact environment to you to practice and to treat it as a mock exam, ठीक है। तो अब ये है कि इट्स बेटर कि यू शुड प्रिपेयर नाउ, प्रिपेयर टुडे, तो आप इस तरीके से अपने फेल्यूर को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने सेशंस में अगर आप देखें तो इस चीज को अगर आप देखें तो हम 6 वीक्स का हमारा कोर्स होता है, तो हम इसमें बिल्कुल सेंटेंस लेवल से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से एक मेरा कोर्स और भी चल रहा है, बेसिक ग्रामर एंड फाउंडेशन कोर्स का 2-3 लेक्चर्स हुए हैं उसके, क्योंकि एस्पायरेंट्स की ये बेसिक गलतियां भी बहुत निकल रही हैं। मतलब उनकी फाउंडेशन इतनी कमजोर है कि वो डायरेक्ट जो है ऐसे पे पहुंच जाते हैं, पैराग्राफ पे पहुंच जाते हैं। तो जो एस्पायरेंट्स बिल्कुल बेसिक लेवल के थे तो मैंने उनको वहां पे ट्रांसफर कर दिया बेसिक फाउंडेशन कोर्स में, ताकि वो 6 वीक्स उसमें लगाएं, 6 वीक्स इसमें लगाएंगे तो तकरीबन ये होगा कि 3 मंथ्स में इंशाल्लाह वो 100% जो है मतलब फुल फ्लेज से लिखने के लायक बन जाएंगे, जो बिल्कुल बेसिक एस्पायरेंट्स है, पर जिनकी ग्रामर अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है और वो खुद कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है। और सीएसएस स्पेशल आ रहा है तो उनके लिए ये बिल्कुल आइडियल है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भले यहाँ पे ना प्रिपेयर करें, किसी के साथ ही प्रिपेयर करें, बट ये है कि आप इस वक्त शुरू कर दें अपना काम, ठीक है। तो अब ये है कि स्टिल इसमें भी हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ऐसे भी 2 लेक्चर्स रखते हैं जिनको हम इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग करते हैं, क्योंकि सेंटेंस राइटिंग जब तक आपकी इफेक्टिव नहीं होगी तो पैराग्राफ राइटिंग पे आप नहीं पहुंच सकते। पैराग्राफ राइटिंग नहीं होगी तो ऐसे राइटिंग किस तरीके से करेंगे, बिकॉज ऐसे इज कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स कहाँ से बना हुआ था, सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस कहाँ से बने हुए थे, वर्ड्स से। वर्ड्स किससे, अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट से लेके सेंटेंसेस तक तो हम वहां पे बेसिक फाउंडेशन पे काम करते हैं, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ से ऐसे, बट ये है कि हम स्टिल यहाँ पे ऐसे से ही काम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग, ताकि एक थोड़ा फाउंडेशन हम भी यहाँ पे इनकी मजबूत कर लें। और उसके अलावा हम फिर पैराग्राफ पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस के जो 4-5 तरीकेकार हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस के जो मेथड्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड सेंटेंस पे कोई मेंटर फोकस नहीं करता, और सेकंड सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ। तो इस पे तो बहुत सारे मेथड्स अप्लाई होते हैं, यहाँ से तो गेम स्टार्ट होती है, तो हमने सेकंड सेंटेंस में बहुत काम करना होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स मुख्तलिफ, नैरेटिव आप देखें, डिस्क्रिप्टिव देखें, डेफिनेटिव देखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखें, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव, क्लासिफिकेशन, काज एंड इफेक्ट, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट में देखें तो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड है। पॉइंट बाय पॉइंट मेथड क्या होता है कि 2 चीजों को आप पाक एंड इंडिया को कंपेयर करें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एंड इंडिया की पहली आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का जिक्र किया, ठीक है, तो पहले पाक की इकोनॉमी का, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी,
फिर पाकिस्तान और इंडिया के मिसाल के तौर पर क्लाइमेट का किया, तो पहले पाक की इकोनॉमी क्लाइमेट, फिर इंडिया की क्लाइमेट, ये हो गया पॉइंट बाय पॉइंट, पहले इकोनॉमी की पॉइंट को, उसके बाद क्लाइमेट की पॉइंट को। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड क्या होता है, और सॉरी ये हो गया पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड ये होता है कि पहले आपने पाकिस्तान का इकोनॉमी कर दें और पाकिस्तान का क्लाइमेट कर दें, ठीक है, और फिर इंडिया का इकोनॉमी कर दें, उसके बाद उसकी क्लाइमेट कर दें, मतलब इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन करें, ना कि इसके हिसाब से या इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड है। तो इन डिटेल हम इन पे भी प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। थीसिस स्टेटमेंट पे टीचर्स बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट पे फोकस करना, एक्सेसिव फोकस किया जाता है टीचर्स की इस तरफ से, बट बैलेंस्ड फोकस जरूरी है, क्योंकि थीसिस आपका मौकिफ होता है। मैं कभी कभी ट्विटर पे, कभी फेसबुक पे, कभी डिफरेंट ग्रुप्स में पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि थीसिस इज नथिंग। भाई थीसिस स्टेटमेंट इज एवरीथिंग। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, आपका स्टांस होता है। अगर आपका किसी पे मौकिफ ऐसे पे, फॉर एग्जांपल ये है ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी, अगर इस पे आप कोई मौकिफ नहीं लेंगे तो आप किस तरीके से अपना जो है स्टांस लेके आप एक साइड लेके आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो इसीलिए थीसिस स्टेटमेंट की जो बेस्ट राइटिंग मेथड है, इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट, वो किस तरीके से होगी, तो इंशाल्लाह इन डिटेल होता है ये। इंट्रोडक्शन राइटिंग के जो 6 पॉइंट मेथड है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है, बेस्ट राइटर्स ने वो फॉलो किया है, तो वी हैव डेवलप दैट मेथड, और हम कोशिश करेंगे कि ये आपको आपके मसल मेमोरी का हिस्सा बनाए। और उसके अलावा कंक्लूजन राइटिंग 2 पॉइंट मेथड, तो ये बेहतरीन है। 2 पॉइंट मेथड में ये होता है कि पहले पार्ट में हम सम अप करते हैं और दूसरे में परसुएसिव राइटिंग करते हैं, दैट इज एन इमोशनल वन। तो हम क्या करें, तो परसुएड द एग्जामिनर कि आप आपकी पॉइंट अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, प्लीज बेटा 1 मिनट के लिए आप वेट करें। आई थिंक सर रिजवान का कोई नेट का इशू हो गया, तो सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अभी सर ज्वाइन करते हैं, तो आप प्लीज 1 मिनट वेट करें। sorry there was an internet interruption due to the monsoon season. तो अभी I hope कि I am audible to you and the screen is visible. Okay. तो अभी I hope कि screen is visible to you, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं जी। तो उसके अलावा एक और मैं आपके पास जिक्र करूं पॉइंट का, कि हमने इंट्रोडक्शन के 6 पॉइंट मेथड और कंक्लूजन राइटिंग के 2 पॉइंट मेथड का हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कहाँ से आपको आवाज नहीं आई, तो यहाँ से आई होप के चीजें क्लियर होंगी। तो उसके अलावा कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन को किस तरीके से हम ऐसे को किस तरीके से कंक्लूड करें ताकि एग्जामिनर हमारा राजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट एंड डिडक्शन का जो करेंसी है वो आपकी मार्क्स है। अगर ये आपके साथ सेटिस्फाई हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा एग्जामिनर, तो आपको पास कर देगा, अगर नहीं होगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो फेल कर देता है। और राइटिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी एसेस में तो दुनिया के जितने भी एसेस लिखे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वहां पे इंट्रोडक्शन और बॉडी और उसके अलावा कंक्लूजन ये दुनिया में सब जगह पे होता है, बट ये एक आउटलाइन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे होता है। यूपीएससी जो इंडिया का एग्जाम है वहां पे आउटलाइन नहीं लिखाई जाती, तो यहाँ पे हमने आउटलाइन हमारे लिए कंपलसरी और हमें लिखना है। उसके अलावा बाकी ये तमाम डायमेंशन हम करते हैं, थीम्स जिसको हम कहते हैं एजुकेशन। जब एजुकेशन थीम को करेंगे
तो हम पाउलो फ्रेयर को भी पढ़ेंगे, हमने जो है बैंकिंग कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे जो पाउलो फ्रेयर ने दिया, या शायद सिद्दीकी ने एजुकेशन फ्रीडम इनइक्वालिटीज में दिया। विल ड्यूरेंट का ऑन एजुकेशन बेस से पढ़ेंगे, पाकिस्तान मैनिफेस्ट डेस्टिनी में भी पढ़ेंगे ऑन एजुकेशन, ब्रिटेन रसेल का भी पढ़ेंगे ऑन एजुकेशन एंड फंक्शंस ऑफ टीचर। तो हम उसमें को एजुकेशन के मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे, एजुकेशन के एल्स एंड रेमेडीज देखेंगे, हायर एजुकेशन देखेंगे, एलिमेंट्री स्कूलिंग देखेंगे, सिंगापुरियन मॉडल देखेंगे, एचईसी के प्रोजेक्ट्स देखेंगे, साउथ कोरियन मॉडल देखेंगे, तमाम चीजें देखें ताकि जब भी एजुकेशन पे पॉइंट आ जाए तो हम उस पर कर लें। इसी तरीके पे वुमेन पे, इसी तरीके पे बाकी तमाम टॉपिक्स पे, सोशल मीडिया पे, ग्लोबल वार्मिंग, गवर्नेंस, इस्लामोफोबिया, और उसके अलावा हम ऑलमोस्ट 25 टॉपिक्स को टच करेंगे। और सबसे आलीशान पॉइंट ये कि आपको CSS 2024 तक आपकी इवेल्युएशन ऑफ 4 essays, 4 पैसे, 4 comprehension, 4 ट्रांसलेशन फ्री भी होगी। ये नहीं कि आपकी सेशन के बाद इवेल्युएशन नहीं होगी, सेशन के बाद आपकी इवेल्युएशन होगी, क्योंकि सेशन के बाद एस्पायरेंट्स थोड़ा थक जाते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा टाइम हो, उसके बाद फिर आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी करके उसके बाद आप इवेल्युएशन कराएं, तो अक्सर टीचर्स नहीं करते इवेल्युएशन। तो ये मैंने आपके लिए CSS 2024 तक रख लिया है, ठीक है। और ड्यूरिंग द सेशन आपकी डेली जूम पे आपकी इवेल्युएशन होगी, और डेली और वीकली, फोर्टनाइटली, और आपकी ग्रांड मॉक टेस्ट मंथली भी होती रहेंगी, ठीक है। टेस्ट में आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और कोई रियायत नहीं होगी, ठीक है। अभी बेसिक ग्रामर का कोर्स मेरे साथ चल रहा है, जिन एस्पायरेंट्स का जो सबमिट नहीं करा रहे, हम उनको क्लास में ही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आपकी नहीं आई, ठीक है। और प्रेसे में अगर आप देखें, तो अब देखें, उससे पहले भी एक बात बताऊं कि आप देखें CSS 2021, 22, 23 से टॉपिक्स में चेंज आ रही है, तो हमने उन सब को करना है। तो ये सारी चीजें जो भी कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे हैं उनको हमने देखना है, और मुख्तलिफ जो पैराग्राफ राइटिंग के मेथड्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऐसे हैं, तमाम वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड ऑथर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं हमने वो जहन में रख के इंशाल्लाह उनको करना है। उसके अलावा प्रेस राइटिंग, किस तरीके से बेस्ट प्रेसी लिखेंगे, किस तरीके से बेस्ट टाइटल लिखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, एटलीस्ट इंशाल्लाह वी विल सॉल्व 30 पैसेजेस, ठीक है। और यहाँ भी आपकी वैल्यूएशन होगी इस तरीके से, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से वोकेबलरी। अक्सर एस्पायरेंट वोकेबलरी को बिल्डअप नहीं करते, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है। और हमने GRE की 3500 वर्ड्स करनी है, बट किस तरीके से करने वो एक डिफरेंट डायमेंशन है, वो हम आगे चल के वो मैं आपको गाइड करता हूँ। क्योंकि इंपॉर्टेंस में आपको वोकेबलरी की बताऊं, वोकेबलरी के 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, अगर आप वोकेबलरी के नहीं करेंगे तो आप वो 20 मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपके 20 मार्क्स चले जाएंगे, जो प्रेस एंड कंपोजिशन आपको 26 पे फेल होगा, और 16 मार्क्स 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाए वोकेबलरी से, तो 40-41 पे आप पास करेंगे। अगर नहीं होगा तो आपका फेल हो जाएगा। ये आपको रेस्क्यू करता है, ये नहीं कि आपने वोकेबलरी पे ही डिपेंडेंट है, बिल्कुल ये कि आपको रेस्क्यू करता है। अगर आपको वोकेबलरी नहीं आती तो आप प्रेस से कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, प्रेस से कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे तो किस तरीके से प्रेस से बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते प्रॉपर, तो किस तरीके से आंसर करेंगे। वोकेबलरी नहीं आती तो ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे, वोकेबलरी नहीं आती तो पेयर ऑफ वर्ड्स की मीनिंग किस तरीके से लिखेंगे, इडियम्स कॉन्स्टेंट किस तरीके से करेंगे, इट मींस। और सबसे आलीशान कि आप ऐसे में राइट वर्ड एट द राइट प्लेस किस तरीके से लिखेंगे, डाइवर्स वर्ड्स किस तरीके से लिखेंगे। तो इट मींस के ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन, अक्सर एस्पायरेंट्स 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो लेनी चाहिए वो 0 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेते हैं। और मतलब ये मैं आपको इंशाल्लाह इतना लायक बनाऊंगा कि आपने 99% पंक्चुएशन सही करनी है, ठीक है। और पंक्चुएशन नहीं आती, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर से ऐसे में खराब कर देते हैं। सिर्फ पंक्चुएशन की मार्क्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे ऐसे में, पूरे कॉम्प्रिहेंशन में, पूरी ट्रांसलेशन में, और कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सही तरीके से आप पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। करेक्शन, इसमें 5 आउट ऑफ 5 या जो 10 होते हैं, 10 आउट ऑफ 10 जितनी मार्क्स होनी चाहिए। इसमें सिंपल मिस्टेक्स होती हैं, प्रोनाउंस की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, इधर उधर की। तो अगर ये गलतियों से भी हम सही करके हम मार्क्स हासिल ना करें तो फिर कहाँ से लेंगे। तो इडियम्स में हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो इडियम पे हमने कोई खास टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको कॉन्सेप्ट समझना है। और ताकि हम, अगर हम 5 इडियम्स आते हैं तो 3-4 मार्क्स हमारी आ जाए। अगर आपको मैं कहूँ कि इडियम्स आप प्रिपेयर करें और 10 मिनट्स भी एक इडियम पे दें, और आप मिनिमम 1000 इडियम भी याद करें, तो 10,000 जो है इडियम मिनट्स आप इडियम पे वेस्ट करें, तो मुझे ये बताएं फिर भी आपके 3 से ज्यादा सही नहीं होने वाले। तो इट्स बेटर कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझें और बाकी चीजों पे आप टाइम इन्वेस्ट करें, पंक्चुएशन, करेक्शन, पैरा वर्ड्स, ग्रामर के अलावा आपकी CSS की प्रिपरेशन
कोई मकसद नहीं। नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये तो इंग्लिश की खूबसूरती है, आपने किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊं। हर चीज एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में तो नहीं हो सकती। उसके अलावा ये बुक है जो लोग घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं या जो मेरे साथ भी इस जर्नी में हैं, जिनका वो चाहते हैं कि मैं मेंटोर बनूं, मैं गाइड करूं उनको एक डेस्टिनेशन में पहुंचाने में। आ, मैं सबसे ज्यादा उन एस्पायरेंट के लिए वरीड होता हूँ जो ऑनलाइन और जूम बाकी मेथड्स पे टीचर्स से मेंटोर्स के साथ पढ़े और उन लोगों ने उनको टाइम नहीं दिया, उनके पैसे भी खा गए, इस पेरेंट्स वैसे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में चलते हैं, तो उनका एतबार टूट जाता है। जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, ऑनलाइन मेंटोर्स, तो वो अच्छी गाइडेंस से बेचारे फिर दूर हो जाते हैं। ठीक है, उन चंद जो मार्केट में जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती प्रिपरेशन में, वो चंद पैसों के लिए किसी को बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसा काम कर लेते हैं, तो सीरियस एस्पायरेंट्स को वो कंफ्यूजन का, मुझे उन एस्पायरेंट्स का ज्यादा टेंशन रहता है। तो मैं कोशिश भी करता हूँ उनकी जितनी क्यूरीज हो उनको समझा सकूं, ये नहीं कि उसको किसी एडमिन वाले लड़के के या किसी और के हवाले कर दूं कि इसको आंसर कर, नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनको खुद भी गाइड करूँ, अपना नंबर भी उनको शेयर कर लेता हूँ। तो आई एम ऑलवेज हियर कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, इट डज नॉट बोदर मी, एज फार एज यू आर सीरियस कैंडिडेट, मुझे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, मेरी दिल करेगी आपके साथ जो है अटैच होता हूँ और आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, तो अब ये आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये आपने CS लेक्चर नंबर 22 से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और लेक्चर नंबर 34 तक और 35 तक आपने इसको जरूर करना है। ये इस मैडम सुरैया शफी मीर के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के यूट्यूब में लेक्चर्स पे पड़े हुए हैं, आप इनकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं और ये PDF में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको गूगल से नहीं मिल रहा ये लिखने के बाद तो मुझे मैसेज करें, किसी भी CS विजन के ग्रुप में होंगे तो सुबह तक आपके साथ वो शेयर हो जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ इसकी शेयर हो जाएगी, तो परेशान ना हो। तो ये बुक है एलिमेंट ऑफ स्टाइल, वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैंने इवन बेसिक ग्रामर वालों को भी इनके साथ शनासी कराई हुई है और उनको भी यहाँ से कराऊंगा काम, बट ये ऐसे के लिए तो मेरा फेवरेट बुक है। तो एलिमेंट ऑफ स्टाइल 1 सिटिंग में आप पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 2 सिटिंग में। ये बुक वो है जो आपकी स्ट्रक्चर को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। ये वो बुक है जो गाइडेंस आपको हद से ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर आप बिल्कुल विद सिंसियर एफर्ट एंड विद परफेक्ट माइंड अगर आप इस पे टाइम इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि आप डिस्ट्रप्शन में और ध्यान से इस बुक को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके काम का नहीं। ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है, ये नहीं कि पाकिस्तानी लोकल पब्लिकेशंस की तरह ऊपर लिख लिया कि वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर, नहीं, ये ट्रूली वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है, ये बुक्स वो हैं जो मैंने खुद रीड किए हुए और ऑन राइटिंग हुए। यहाँ से भी कंटेंट लिस्ट में जाएं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगती हैं गलतियां आप कर रहे हैं वो जरूर रीड करें, पूरा बुक भले ना पढ़ें। मोर देन 1 मिलियन कॉपीज, ये कोई जनरल बुक नहीं है कि 1 मिलियन कॉपी सेल हो गई, ये इंग्लिश में बुक है फिर भी 1 मिलियन से ज्यादा कॉपियां सेल हो गई, इट मींस के देयर इज समथिंग वर्दी इन दिस। ठीक है, तो आपने इस बुक को लाजिम पढ़ना है। आप घर बैठे फेक मेथड्स से आपकी जान छूट सकती है। यहाँ आप मुझे टाइम दे रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको इन चीजों के साथ रोशनास करेंगे। हाउ टू राइट ऐसे, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल लेवल्स, सिंपल एसेज एंड डोंट शार्ज का, तो आपने ये जरूर बुक को टच अप ऑन करना है। ठीक है, जिस सीरीज में मैं बता रहा हूँ उसी सीरीज में चलना है आपने। ऐसे राइटिंग स्किल्स विद रीडिंग्स, ये बेहतरीन बुक है, इसमें तमाम कंपोनेंट्स हैं जिस तरीके से नहीं होते बुक्स में, सारा कंटेंट होता है इसमें, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स वगैरह अच्छे तरीके से इन्होंने दी हुई हैं, तो नरेशन, डिस्क्रिप्शन, टॉपिक सेंटेंस वगैरह भी वो तमाम चीजें दी हुई हैं। मॉडल फॉर राइटर्स बुक एट दिस स्टेज आई डू नॉट रिकमेंड, बट ये कि जब आपकी लेवल अच्छी हो जाए, आपको लगे कि ये बुक मैंने कर ली है, तो फिर इसको थोड़ा टच करें क्योंकि ये एडवांस लेवल का बुक है। तो राइट नाउ आई डू नॉट रिकमेंड यू। Fundamentals of essay and answer writing skill. This book is an account of Anudip Dureshetty. He is an IAS officer. He qualified UPSC in 5th attempt and allocated in IAS, a sister group like PS, Pakistan Administrative Service, ये Indian Administrative Service. तो ये 5th attempt में इसने फर्स्ट पोजीशन ली, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। तो इसने अपना कहानी लिखी, तो बुक के आधे हिस्से में इसने
इंग्लिश पे बात की है, दूसरे पे आंसर राइटिंग स्किल पे। इंग्लिश इनका इससे डिफरेंट होता है तो हमने नहीं फोकस करना, बट कंक्लूजन का मेथड इसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आई रिकमेंड यू कि कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाता है इस बुक को जरूर टच अपॉन करें। और आंसर राइटिंग स्किल, इनके सब्जेक्ट्स दाउ डिफरेंट है बट टेक्निक्स आर सेम। तो आपने आंसर राइटिंग स्किल को पी जाना है, इतने अच्छे तरीके से रीड करना है कि आपकी जो 6 मार्क्स आएंगी तो 16 मार्क्स तक ना पहुंचे तो आप मुझे बताना। वो एक एस्पायरेंट है, एक ही 2 एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन उनको दिया जाता है, एक 6 मार्क्स लेता है, दूसरा 12 मार्क्स लेता है, 14 मार्क्स लेता है, तो कोई तो फर्क होगा। तो ये बुक आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा, 6 से 16 तक के लेवल में। वर्बल एडवांटेज वोकेबलरी के बुक लेवल का बुक है, तो 3500 जीआरई के वर्ड्स किस तरीके से यहाँ से कवर होंगे। जीआरई की भले लिस्ट ना करें, ये बेहतरीन बुक परफेक्ट है, मैंने दोनों जगहों से किए हुए हैं, तो आई रिकमेंड दिस बुक टू यू। तो इसमें 10 लेवल्स हैं, ठीक है, ये मैं उनको भी करा रहा हूँ, आपको भी इंशाल्लाह ये पूरा कराएंगे, पहले वाले एससी वालों को भी कराया हुआ है। तो इसमें हर लेवल, इसमें 500 वर्ड्स हैं टोटल, बट दीज वर्ड्स कवर 3500। तो इसमें 10 लेवल्स हैं और हर एक लेवल में 50 वर्ड्स हैं, ठीक है। हर 10 वर्ड्स के बाद एक छोटी रिवीजन है, और अगर आप एक दिन पे 10 वर्ड्स, दूसरे दिन 10 वर्ड, 5 दिनों में आपके 50 वर्ड्स हो जाते हैं और लेवल 1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसकी टेस्ट है, छठे दिन वो करें, और इसी तरीके से आपका एक वीक हो गया। दूसरे वीक में दूसरी लेवल करें, तीसरे वीक में तीसरी लेवल करें, और 10 लेवल्स हैं तो 10 वीक्स। 10 वीक्स मतलब 2.5 मंथ, फिर उसकी रिवीजन करते रहे 2.5 मंथ, तो मतलब आपकी सीएस स्पेशल तक भी इसकी लेवल बन जाएगी, और 16-17 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। लोग कहेंगे सर सीएसएस 2021 में इतनी मुश्किल वोकेबलरी, एक्सेप्शन था, अब उसको क्या कर सकते हैं, बट नॉर्मली वोकेबलरी यही होती है। ऐसे राइटिंग के लिए तमाम क्वालिटी मटेरियल, पहले तो टेक्निक आपने समझनी है कि ऐसे करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट। लोग इस टीचर्स के पास जाते हैं, मेंटोर्स के पास जाते हैं, वो एक लेक्चर देते हैं कि ऐसे इस तरीके से करना है, इंट्रोडक्शन ये, बॉडी पैराग्राफ्स ये, कंक्लूजन ये, आउटलाइन ये, अब ये आपको स्टेटमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी, अब इस पे से बनाए कंटेंट, सीधा कंटेंट है भाई, उसको लिखना ही नहीं आता, ठीक है। तो आपने स्टेज बाय स्टेज, पहले टेक्निक होती है, पहले उसको अल्फाबेट बताएं, आता है तो वर्ड पे आए, वर्ड आता है तो उसको सेंटेंस बताएं, सेंटेंस आता है तो उसको पैराग्राफ भी बताएं, पैराग्राफ आते हैं तो उसको ऐसे बताएं। जब ऐसे की लेवल बन जाए कि किस तरीके से बनाना है, फिर आप उसको कंटेंट पे लिखें। कंटेंट सेकेंडरी है और जल्दी हो जाता है, फिर उसको कहें कि लोकल कंटेंट नहीं पढ़ना, आपने हमेशा क्वालिटी कंटेंट ऑफ फॉरेन पब्लिकेशंस, जिसमें कैम्ब्रिज हो गया, पेलग्रेव हो गया, पेंचगन हो गया, ऑक्सफर्ड हो गया, ठीक है, बाकी और बुक्स हो गए। मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, रात को जिस वक्त आप फ्री हो जाएं तो ये जरूर बुक यहाँ से स्टार्ट है, विल ड्यूरेंट फॉलिंग लीव्स, इजी बुक है, ठीक है। अब इसने ये बुक 97 ईयर्स ऑफ एज में, जब आखिरी साल डेथ का था उसमें लिखा हुआ है, और डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ है। 25 ईयर्स की एज में इसने फॉर्मल राइटिंग, बिल्कुल प्रोफेशनल राइटिंग स्टार्ट की, और 73 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मल राइटिंग। तो अब इसने इस बुक में जितने आइडियाज होंगे, मैच्योर होंगे, तो आपकी लेवल इस वक्त होंगे। एक राइटर एक बुक लिखने के लिए हजारों बुक पढ़ता है, ठीक है, साल लग जाते हैं, कई साल। तो अब अगर आप इसके आइडियाज अपने मसल मेमोरी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिख के आएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट, आप वहां पे लिखेंगे, क्या एग्जामिनर आपके आइडियाज के साथ कंट्राडिक्ट कर सकता है, वो कहेगा कितने मेच्योर आइडियाज, ठीक है। तो इस तरीके से वो करें। पुलिटिसर अवार्ड याफ्ता है और मेडल फॉर फ्रीडम, ये ऐसे अवार्ड्स नहीं मिलते, पूरी जिंदगी इन कामों के पीछे लगानी पड़ती। अच्छा बुक है। थीसिस स्टेटमेंट किस तरीके से बनाने चाहिए, जो घर पे रह के खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये है कि यहाँ पे होंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें हम अच्छे तरीके से करवा लेंगे, ठीक है। और ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन बर्फी 4th एडिशन है, 45 लेसन है। डेली 3 लेसन पे करेंगे तो 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने 5th एडिशन पे आ जाना है। 5th एडिशन में फिर वो भी बुक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, उसमें 145 लेसन है। वो डेली 5 लेसन पे करेंगे तो 20 दिनों में 100 हो जाएंगे, और 9 दिनों में फिर 45, और तो मतलब 29 डेज में हो जाएंगे। 29 डेज ये 15 दिन को, 46 डेज में, सॉरी 44 डेज में आपकी ग्रामर के इश्यूज खत्म, ठीक है।
तो वही 1.5 मंथ जो हम भी कोर्स करा रहे हैं, तो वो और ज्यादा हम आपको यहाँ पे आपको खुद धक्के खाने पड़ेंगे। हम वहाँ पे धक्के खा के मुख्तलिफ रिनाउन बेस्ट बुक से मटेरियल निकाल के आपको गाइड करेंगे। ठीक है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आपने इंक्वायरी बेस्ड के तिर्स पर रीड करना है। एक बुक है द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, या कोई बुक और भी उठाएं, वहां से पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ें। ये नहीं कि कोई लोकल पब्लिकेशन का बुक हो के कामा के 33 रूल्स तो वो याद करते नहीं आप, नहीं 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 नेवर। तो वहाँ किसी भी अच्छे बुक से फॉरेन राइटर का बुक को जरूर वो रीड करके रूल्स फिर इस बुक पे आ जाए। ठीक है। ये बुक जो है पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का, ये आपको 40-50 रुपए में बुक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, मैक्सिमम लेसन 4 करने। नंबर 1 पे है बटन। बटन आप इसको जब पढ़ेंगे, इतनी पंक्चुएशन इस्तेमाल की हुई है, हाइफन, डैश, कामा, सेमीकोलन, कोलन, ठीक है, एपोस्ट्रोफीज, कैपिटलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आप पढ़ेंगे डेली एक लेसन में, तो आपकी पंक्चुएशन 99% करेक्ट हो जाएगी। 1% ह्यूमन एरर का मैं मार्जिन दे रहा हूँ, अदरवाइज आपकी फुल की फुल मार्क्स आ जाएंगे। ब्रशअप योर ग्रामर से आपने करेक्शन करनी है, और आपकी और करेक्शन इस तरीके से सॉल्व करनी है कि कोई इनकरेक्ट देखना है, उसमें गलती फाइंड करनी है, नहीं मिल रही करेक्शन देखें क्या गलती थी, वो आप गलती नोट करें, इस तरीके से करते जाएं। और नोट करें कितनी गलतियां हैं टोटल टाइप्स, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की होगी, कोई रिलेटिव प्रोनाउन की होगी, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी, एक आधी पंक्चुएशन की होगी, कोई और चीज होगी, फिर उन पे काम करना शुरू कर दें। प्रेस राइटिंग जो घर बैठ के करना चाहते हैं, अदरवाइज हम भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। कि प्रेस राइटिंग आर.एच. डिलन से बेस्ट प्रेस राइटिंग, जिस तरीके से ये मेथड आपको बताता है उसी तरीके को फॉलो करें, और आप पहला चैप्टर ही करें, 7-8 प्रेसेस यहाँ से सॉल्व करें जिस तरीके से ये बताता है, तो आपकी प्रेस राइटिंग के हमेशा हमेशा के सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद आप फिर 2023 से लेकर पास में 1990 तक, तो ये कितने साल हो गए, 34 ईयर्स की आप प्रेसेस सॉल्व करें। तो आपके जितने भी अप्स एंड डाउन, मुश्किल, आसान प्रेसेस, फिलोसॉफिकल, सिंपल प्रेसेस, जितने भी आए सिंपल कॉम्प्लेक्स, वो आप करेंगे तो आप इस जर्नी में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमने पास पेपर से, इसी तरीके से ट्रांसलेशन पे हमने मैं आपको बात बताऊं, ट्रांसलेशन और पास पेपर से, उसके अलावा टू द पॉइंट में भी वो पैसेजेस हैं वहां से देख लें, और ये बाकी किसी और बीएससी के पास पेपर से पार्ट 1 के पंजाब यूनिवर्सिटी की उसमें आती है, वहां से करें, तो ये चीज कर लें। और ये 3 प्रिंसिपल्स मेरे फेवरेट हैं, इनकी तस्वीर मैं हमेशा रखना चाहता हूँ पिछले 1-2 सेशन से। आपने काम शुरुआत में तो करते हैं विद फुल एफिशिएंसी एंड एफर्ट के साथ, इंटेंसिटी आप तेज कर लेते हैं, जिस तरीके से हम जिम पे जाते हैं, एक दिन 2 घंटे करते हैं एक्सरसाइज, दूसरे दिन इतना दर्द होता है चले जाते हैं, पानी शानी पीते हैं, तीसरे दिन से गए। इंटेंसिटी में क्या होता है, आपकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और आप खत्म हो जाते हैं, मतलब एक हवा का झोंका होता है। बट कंसिस्टेंसी में आप 1 घंटा ही डेली दें, बट दें। आप पानी का कतरा देखते हैं ना, वो किस तरीके से एक जगह पे हिट करता है, हिट करता है, हिट करता है, सुराख कर देता है। बुलेट प्रूफ का शीशा होता है, एक जगह पे कांस्टेंट आप हिट करें बुलेट, तो वो बुलेट प्रूफ का शीशा भी टूट जाएगा उस जगह से। ठीक है। तो आप अगर सीएसएस को विद कंसिस्टेंसी क्रैक करना चाहते हैं, तो रेगुलर रेगुलर हिट करें। ठीक है। कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। आज आपको समझ डे 1 पे नहीं आएगी, कोई मसला नहीं, समझ 2 पे नहीं आएगी, 3 डे पे नहीं आएगी, 4th डे पे नहीं आएगी, 5th पे नहीं आएगी, 29th डे पे नहीं आएगी, 45th डे पे कोई बात समझ में नहीं आएगी, 46 ऐसा तो कोई डे आएगा कि 1% मूवमेंट होगी ना, करेंगे। बट ये है कि राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आहिस्ता ही चलें बट राइट डायरेक्शन, उसके लिए कोई अच्छा सीनियर, अच्छा कोई मेंटोर जरूरी है। आप किस नजर दौड़ाएं, जो आपके चीज सामने खाली हो तो एक लिमिटेड हद तक आपकी नजर जाती है, बट आहिस्ता आप चलना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको रास्ता मिलता है। अंधेरा होता है, क्या होता है, फिर आप आहिस्ता चलना शुरू करते हैं तो रास्ता मिलता जाता है। रात को आपने केट लाइट्स लगी हुई होती हैं, आपने सफर करते हैं, तो जब तक गाड़ी चलती जाती है रास्ता खुद में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये है कि आपने प्रिंसिपल नंबर 2, एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स, परेशान नहीं होना।
कि मेरी मंजिल कहाँ पे है, मंजिल नजर नहीं है, सफर शुरू करें। बट ये है कि अगर सफर सही शुरू करेंगे तो फिर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, भले कुछ गलतियां करें, वापस आए, इधर उधर हो, पर ये है कि अल्टीमेट ऊपर जाए। ठीक है, ये सीधा पहुंचने का रास्ता है, बट ये नहीं कि आपको मिले। यहां से शुरू किया, पहले नीचे चले गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे 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 ऊपर, और ये है कि आप कहीं ना कहीं गलतियां करके पहुंच जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, इतना नहीं आसान कि बस आपने सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, पहले अटेम्प्ट बैठे नंबर 1 पोजीशन करके निकल गए। नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, जाएंगे, रोना पड़ेगा, घर में मुर्गी, गोश्त, बाकी फेवरेट चीजें मिल जाती हैं, वल्ला आपको फेवरेट चीजें भी छोड़ना पड़ेगी कभी कभी। कभी पैसे का मामला हो जाएगा, कभी आपको रेंट वाला आगे तंग करेगा, मिड लाइफ क्राइसिस होगा, बहनों के रिश्ते होंगे, सोसाइटी के हमारे मसले हैं ना ये। ठीक है, माँ को हज कराना होगा, ये चीजें होगी, उम्र निकल रही है, लोग हंस रहे हैं, गाँव नहीं जा सकते, लोग पूछ रहे हैं, हमारे सोसाइटीज के ये इतने इश्यूज हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के लोग पूछ रहे हैं, एसपी कब बन रहे आ रहे, एससी कब बन के आ रहे हो, ये कुछ ऐसे टॉक्सिक क्वेश्चन, शादी में नहीं जा सकेंगे, फेल होंगे, मसले होंगे, रिश्ते के इश्यूज होंगे। ठीक है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है तो आपको कैसे देंगे, तो इतने इश्यूज हैं। बट क्या है कि फेसिंग देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। ये सीधा आपको रास्ता नहीं मिलने वाला, रास्ता इस तरीके से बनेगा, बट एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट। ये याद रख लें, मसला है बट उसका हल बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह बाकी तमाम टॉपिक्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए टॉपिक्स किस तरीके से चेंज हुए हैं, आर्गुमेंटेटिव कितने बन गए हैं, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कास्ट। ठीक है, जो एंड के टॉपिक्स होते हैं ना, आप देखें तो इट मींस कि इसका इम्पैक्ट इस पे, पाकिस्तान इन द फ्यूचर ऑफ कश्मीर का मतलब पाकिस्तान का रोल कश्मीर का के फ्यूचर में क्या होगा, सिचुएशन पाकिस्तान में जो मतलब चीजें हो रही हैं उसका फ्यूचर ऑफ कश्मीर का पे क्या इफेक्ट, पोलराइज पॉलिटिक्स, उसके इश्यूज एंड चैलेंजेस कौन से हैं डेमोक्रेसी के पाकिस्तान में। अब देखें डेमोक्रेसी के हालात, तो ये टॉपिक्स फेवरेट है। हम टॉपिक्स नहीं करेंगे, वी विल कवर थीम्स, उसके बाद उस पर टॉपिक करेंगे ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इस टॉपिक का इस पे इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्लोबल पावर डायनामिक्स ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। टॉपिक्स को किस तरीके से तोड़ेंगे, किस तरीके से समझेंगे। एक में 1957 का गालमन था पास पेपर सीएसपी सिस्टम का था, तो उसमें था मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में कई दफा आया है पर्पस ऑफ एजुकेशन। अभी 2021 का था पेपर शायद, उसमें था मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन पे तो बहुत ही वैसे बात आ रहता है डेमोक्रेसी पे। इट मीन्स के मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स के व्हाट डू यू मीन बाय पर्पस ऑफ एजुकेशन, और तोड़ते हैं इट मीन्स के व्हाट डू यू मीन बाय द पर्पस ऑफ एजुकेशन। पर्पस ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिखा, या टॉपिक है एजुकेशन इज नॉट जस्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, मतलब एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज को स्प्रेड करे, मतलब कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग नॉलेज। नॉलेज पर्पस है, बाकी पर्पसेस कौन से हैं, तो पर्पस ऑफ एजुकेशन हो गए। टॉपिक्स हुई हैं, उनको यहाँ से पकड़े या उस कान से पकड़े, बट हो जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से इनफॉर्मल इकोनॉमी, वे फॉरवर्ड इकोनॉमी पे देखें, प्रोमोटिंग टूरिज्म पे जब इमरान खान साहब थे तो बड़ा फेवरेट टॉपिक था, एंड आई अटेम्प्टेड दिस एंड अल्हम्दुलिल्लाह पास्ड एंड क्वालिफाइड। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो डिजिटल रिवॉल्यूशन की, ई कॉमर्स की, डिजिटल लिटरेसी की वैसे ही बातें चल रही हैं। तो ये मैंने कुछ थीसिस भी बनाई है, वो हम बनाते रहते हैं, क्लास में प्रैक्टिस पे करते हैं। परफेक्ट थीसिस किस तरीके से बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, एक स्टेटमेंट होगी, 2 सेंटेंसेस होंगे, कितने होंगे, तो इंशाल्लाह इन डिटेल हम इसको क्लासेस में जिक्र करते हैं। ये देखें सारी हमने खुद बनाई हुई है, मैंने खुद बनाई हुई है, तो इतना आपको इंशाल्लाह लायक बना देंगे तो आपको ये मसले मसाइल नहीं होंगे। मैं आपका अपना एसेस, अपने रिसोर्स मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर विथ यू। ठीक है, अब एक इसको देखें, मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन। although true purpose of education has been hardly attainable,
ठीक है, हैज बीन मतलब टिल टुडे की वजह से हमने किया है, आज तक अटेनेबल नहीं रहा, हार्डली इज अ नेगेटिव इन अ पॉजिटिव फॉर्म, कामा उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास दिया है जो हमारा मेन स्टांस है, एजुकेशन अज्यूम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स, ठीक है, raising their intellectual tone, decreasing unemployment and ensuring pluralism in society। एक इसमें सबऑर्डिनेट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो इंडिपेंडेंट क्लास हमारा थीसिस है, ये हमारा, और इंडिपेंडेंट क्लास हमारा स्टेंस है, ये सबऑर्डिनेट क्लास ये है कि बाकी लोगों का मौकिफ है। तो हम जब थीसिस में सबऑर्डिनेट क्लास पहले आया तो 3-4 पैराग्राफ सबऑर्डिनेट क्लास पे बनाएंगे, इस पे हम डबल बनाएंगे, इस पे 3 बना रहे हैं तो 6 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, 4 बना रहे हैं तो 7 बनाएंगे, 8 बनाएंगे। इसी तरीके से फिर हमने बाकी और एस्पेक्ट्स एंड सब एस्पेक्ट्स बनाएंगे ताकि हम अच्छे तरीके से 18, 19, 20 पैराग्राफ्स का अच्छा ऐसे लिखें, ताकि हम इतना टाइम भी बच जाए, 20 से 25 मिनट प्रूफ रीड भी कर सकें। लोग प्रूफ रीड नहीं करके आते क्योंकि वो नए होते हैं, उनको समझ में नहीं आती ऐसे कैसे पूरा करेंगे, प्रूफ रीड कैसे करेंगे। अब वो प्रूफ रीड नहीं कर क्या है, इट मीन्स कि वो खुद वहां पे फेल होने का ठप्पा लगा के, भाई प्रूफ रीड भी आप तभी करेंगे ना जब आपके पास टाइम बचेगा। वो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपका टाइम बचेगा। मुझे एक एस्पायरेंट उस दिन मैसेज किया, सर मेरे 2 घंटे लग गए थे, 2 आवर्स के इंट्रोडक्शन बनाने तक फॉर्मल। मैंने कहा कि मैक्सिमम 55 मिनट्स होने चाहिए थे, इतना भी आपके ज्यादा से ज्यादा रेड एरिया 5 मिनट्स और 1 आवर। इट मीन्स कि जब 1 आवर 1 मिनट हो गया कि आप फेल के तरफ जा रहे थे, ठीक है, 1 आवर 6 मिनट्स हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आप फेल हो जाते हैं। तो अब ये है कि इंशाल्लाह ये क्लासेस में हमारे पूरे जिक्र पे होंगे, इन पे प्रैक्टिस पे होगी, ये आपको दिखाने का। ये एक एस्पायरेंट की मैंने रखी हुई है, जब मेरे पास आए थे, ठीक है, तो वो एक वर्ड प्रॉपर नहीं लिख पाते थे, तो मतलब सेंटेंस लेवल पे थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा ऐसे और बड़े अच्छे तरीके से। और ये मेरी वेबसाइट है csvision.com, आजकल फंक्शन में नहीं है बट इंशाल्लाह कुछ दिनों में फंक्शन हो जाएगी, पहले भी रही है फंक्शनल बट ये थोड़े इश्यूज हैं इसमें, तो इंशाल्लाह पहले आप इसको नोट कर लें, कुछ वक्त में फंक्शनल हो जाएगी। और ये नंबर है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके अलावा हम पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे वो सेशंस चाहिए तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आपको इस्लामिया ग्रुप बनाना है तो हम कुछ सेशंस उस पर आपके कंडक्ट करके, तो आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं तो वो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप वो चलती रहती है, ठीक है। मॉक टेस्ट में हम पर्सनलाइज्ड कंडक्ट करते हैं और 7 वे कंडक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे फ्री मॉक पे आ रहे हैं FIA के टेस्ट पे, कुछ हमारे पेड हैं, कुछ हमारे फ्री भी हैं, और कुछ हमारे बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मॉक हैं, जिस तरीके से उसमें एस्पायरेंट्स काफी नहीं है, कोई रीजनल सब्जेक्ट पे है, कोई किसी पे है, तो हम उस पे भी कर रहे हैं, ठीक है। कोर्सेज अभी हमारे 2 चल रहे हैं, तीसरा हमारा इंशाल्लाह आ जाएगा, बेसिक ग्रामर एंड फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है, और ऐसे का हमारा अभी आज हमारा डेमो है, मंडे से क्लासेस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगी, रिसोर्स मटेरियल भी मिल जाएगा, और इन पे आपके मॉक्स वगैरह गाइडेंस आपको मिल जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक है, आप जैसे पेरेंट्स जो वो उन्होंने वक्त गुजारा है हमारे साथ, उन्होंने मोहब्बत के साथ ये अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए हमें, ये इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ चलेंगे, आप भी अपनी दिल से अच्छे फीडबैक्स देके जाएंगे, और ये हमारे लिए खुशी हो। अभी आपके पास अगर रजिस्टर होने के लिए आप ये जो है रजिस्टर हो सकते हैं, ये नंबर पे रजिस्टर हो जाएं, ठीक है। और इसी नंबर पे, ये मेरा नंबर है, आप मेरे साथ पे इन टच रह सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मोस्ट वेलकम, मोर देन आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हम मेरे साथ अटैच्ड हैं और आप सिंसियर काम करना चाहते हैं। बट ये कि जो सिंसियर होता है ना बंदा, उसके साथ ही हम चल सकते हैं ट्रूली स्पीकिंग। जो नहीं होता सिंसियर, 2-3 दिन के बाद पता लग जाता है, हम भी उससे जान छुड़ा लेते हैं, ये हकीकत है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, बाकी ये कोर्स तो बेसिक ग्रामर का है, हम अलग इवेल्युएशन भी करते हैं, ठीक है। ये इवेल्युएशन भी हम कर रहे हैं, तो अगर आपको
पर्सनलाइज्ड एवेल्यूएशन भी चाहिए तो वो भी मुमकिन है। इस कोर्स की फी एज कम्पेयर टू अदर मेंटोर्स इन एवरीवेयर अराउंड द कंट्री, उनके कंपैरिजन में हमने वो फी बिल्कुल मिनिमल रखी हुई है, और ये काफी अरसे से हमारी यही फीस है, हमने बढ़ाई ही नहीं। ठीक है, वो 10,000 है। ठीक, और हमारे सेशंस 10,000 में दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट्स हम कवर करा रहे हैं, इंग्लिश एसे, प्रेजेंट कंपोजिशन। 6 वीक्स का कोर्स है। ठीक है, और अगर आपको पैसे फी वगैरह के लिए ये डिटेल्स है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बाकी माइक में मैं ऑन कर लेता हूँ, आप अपने हैंड रेज करें और मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप माइक ऑन करें। जी इकरा, ओपन योर माइक काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, am I audible? जी जी, यू आर Sir, how? वेरी मच ऑडिबल। जी 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 सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बाकी जो भी चीज़ आपने डेमो में बताई तो सारी वो चीज़ जो मैं एक्चुअली पढ़ना चाह रही थी, लेकिन सर कोर्स मैंने अभी 2023 का अटेंड किया था। तो सर उसमें जो अब आपने देखा होगा कि जो ऐसे के टॉपिक्स आए थे वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना, मेरे ख्याल से तो शिफ्ट चेंज हुई है। अब वो बहुत फंकी टॉपिक्स और बहुत लिटरेरी टॉपिक्स दिए थे उन्होंने। जैसे कि मतलब यूजुअली बच्चों ने उस पर प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी, जैसे मैन विल बी मैन, द वन हू यूज पावर। तो सर मैं ये चाह रही थी कि क्या आप ऐसी क्लास रखेंगे कि जिसमें हम थोड़े से लिटरेरी या फिर ऐसे जो फंकी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली उनकी आउटलाइन किस तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि बाकी टॉपिक्स से इस दफ़ा बहुत हटके टॉपिक्स आए हुए थे ऐसे के। जी इकरा, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। टेक्निकली अगर आप जितने भी पास्ट पेपर्स देखें तो 3 किस्म के टॉपिक्स आते हैं। एक आते हैं इशू बेस्ड, आप अपनी माइक थोड़ा ऑफ करें तब तक। ठीक है, और उसके बाद आते हैं एक आर्गुमेंटेटिव, और तीसरे हम कहते हैं लिटरेरी। जब पेपर को मुश्किल करना होता है ना, तो ये इशू बेस्ड को खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। फिर ये 2 टॉपिक्स रख लेते हैं, आर्गुमेंटेटिव एंड लिटरेरी। आर्गुमेंटेड लिटरेरी टॉपिक्स पे एक्चुअली आर्गुमेंटेटिव है। किस तरीके से आर्गुमेंटेटिव 2 किस्म के हो जाते हैं, वो टॉपिक्स जो सोशल टॉपिक्स हों, जो इशू बेस्ड निकले हों। दूसरा ये कि जो लिटरेरी टॉपिक्स हों। सोशल टॉपिक्स कौन से? क्लासरूम डिसाइड्स द फेट ऑफ नेशन। क्लासरूम्स डिनोट्स द एजुकेशन, मतलब क्लासरूम्स डिसाइड द फेट ऑफ नेशन। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, इशू बेस्ड। इसको इस तरफ लेके आर्गुमेंटेटिव बना दिया, इट बिकम्स डिफिकल्ट नाउ। दूसरे होते हैं लिटरेरी टॉपिक्स, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक देम लेमनेड। तो ये कभी नहीं हो सकता कि इशू बेस्ड भी निकाल ले, ये सोशल आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स भी निकाल ले, सिर्फ लिटरेरी रख ले। इट्स नॉट पॉसिबल। आप कोई टॉपिक उठाएं, कोई पास पेपर उठाएं, ये सिर्फ आपको लिटरेरी नहीं मिलेंगे। हाँ, सिर्फ आपको आर्गुमेंटेटिव मिल सकते हैं। बट हमारे लिए रेस्क्यू करने वाली जगह कहाँ पे है? वो ये है कि हमें सोशल टॉपिक्स आपको हेल्प कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टॉपिक आए, अगर आप वहां पे करेंगी तो ज्यादा अच्छा करेंगी। अगर मैं डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन का हूं, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता। बट ये है कि अगर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी पढ़ के आया हूं, देन ये मेरी स्ट्रेंथ है, फिर मैं कर सकता हूँ, मैं दाव किसी भी बैकग्राउंड का। ठीक है, तो अब ये होता है कि लिटरेरी टॉपिक्स हमेशा बेहतर है कि वो लिटरेचर वाले एस्पायरेंट्स को ही छोड़ दें, बाकी आप सोशल आर्गुमेंटेटिव कर दें। बट ये है कि व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक देम लेमनेड, इस तरीके के जो सिंपल टॉपिक्स हैं और अच्छे टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हैं, वो उनमें कोई इशू नहीं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बिल्कुल ही लिटरेरी बन जाते हैं, ठीक, तो उनसे आप गुरेज करें, फिर सोशल आर्गुमेंटेटिव करें। बाकी रही बात क्लास की, क्लास में तो हम तीनों डायमेंशंस पे फोकस करते हैं। तो उसके लिए क्लास के एनवायरनमेंट में कोई चीज नहीं होगी कि हम ये कहें कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो नहीं करेंगे। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो करेंगे, और आपको पास पेपर से दिखाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल हमने क्लास में की है, बट आपने इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है बाकी चीजों पे। जी
Ali Imran, turn on your mic. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. Sir, first of all, do share your recommended book in your groups. And the second जी. thing is कि sir ये जो thesis statement है ये journal होनी चाहिए, specific होनी चाहिए, क्योंकि आपका journal आवाज कट रहा है. जी जी. जी सर. सर मैं थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये जर्नल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि जो हम इश्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ऐसे में वो थीसिस स्टेटमेंट में हमें मेंशन करने चाहिए. अदरवाइज वो आउटलाइंस में जो हम इश्यूज या जो भी चीजें मेंशन करें वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. एक मेरा ख्याल है और तरह की थीसिस स्टेटमेंट लगेगी और उसमें हमें इतना स्पेस भी नहीं मिलेगा उस पर लिखने के लिए. तो डू यू थिंक इट्स बेटर कि हम एक जर्नल थीसिस स्टेटमेंट दें ना कि स्पेसिफिक दें, ताकि बाद में भी हमारे माइंड में कोई चीज आए तो हम उसको ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सके. देखें, जनरल होनी चाहिए या स्पेसिफिक होनी चाहिए, दीज बोथ आर द एक्सट्रीम व्यूज. हमारी स्टेटमेंट जो नॉट टू नैरो हो, टू नैरो भी नहीं होनी चाहिए और टू ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हमने हमेशा गोल्डन मीन अप्रोच चलनी है. 4 to 5 लाइंस होती हैं हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट के लिए. हमने उसमें हर चीज को फिट करना है और अपना स्टांस देना है. अगर हम स्पेसिफिक हर एलिमेंट देंगे तो फिर तो ये आधा पेज बन जाएगा. अगर हम कम देंगे तो वो हमारा मौकिफ ही नहीं जाएगा. तो इसीलिए मैंने कहा है कि इफेक्टिव जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बेहतरीन बनती है. ज्यादा चीजें भी आ जाती हैं और मैच्योर स्टेटमेंट भी आ जाती हैं और मैसेज भी डिलीवर हो जाता है. तो आपने नॉट टू नैरो पे जाना है, नॉट टू जनरल पे जाना है, मोडेस्ट एंड गोल्डन मीन अप्रोच के हिसाब से चलना है. तो इसीलिए हम इस पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम ये जो इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट पे काम कर सकते हैं. तो अभी मैं एक चीज भी आपको शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप की लिंक पे मैंने शेयर की है CSLVN3 की, और आप इसको ज्वाइन कर लेना. इंशाल्लाह सुबह तक आपको ये यहाँ पे मेरे से बुक्स भी मिल जाएंगे रिकमेंडेड और रिसोर्स मटेरियल भी मिल जाएगा. और ये मैंने आपके साथ नंबर भी शेयर किया, यू कैन रजिस्टर. और मैं अपना नंबर भी शेयर कर लेता हूँ, यू कैन अप्रोच मी टू. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? इंशाल्लाह क्लासेस हमारे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, और उसका टाइम जो है 8 PM डेली क्लास 8 to 9 PM ये हमारा पुराना टाइम है और इसी पे होगा क्योंकि 7 to 8 PM हमारे बेसिक ग्रामर के सेशन चल रहे हैं. और 5 days वीक क्लास होगा और 6 वीक्स का ये कोर्स होगा. 3 वीक्स हम ऐसे पे लगाते हैं, 3 वीक्स हम प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंशन पे लगाते हैं. ये टाइम मोर देन इनफ है अगर आपके पास ट्रू गाइडेंस हो और जो काम आपको मिले मनोमन आप उस काम पे फोकस करें. तो जी, और कोई क्वेश्चन किसी को तो अपनी माइक ऑन करे, वो क्वेश्चन पूछ सकता है. जी, कोई क्वेश्चन नहीं? और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ लें. ओके देन, टेक केयर. और इंशाल्लाह हम मंडे को मिलते हैं. टोटल मंडे का जो ऐसे का सेशन है एज यूजुअल मैं ही कंडक्ट करूँ. जी चौहान साहब आप अपनी माइक ऑन करें. सर वालेकुम सलाम. जी जी, कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि मैं पूछना ये चाह रहा था कि एज का फैक्टर जो है मिनॉरिटीज एंड जो मेजर हमारे मुस्लिम्स हैं इसमें थोड़ा गाइड कीजिएगा भाई. यार ये एज का फैक्टर तो 30 ईयर से इसमें तो उनका जो है ये मुस्लिम्स का, मिनॉरिटी वाले सिंध वालों का भी 30 ईयर्स ही है एज फार एज आई नो, बट आई डू नॉट परफेक्टली से दैट कि ये इतनी है. बट ये है कि कुछ हैं जो हमारे एरियाज हैं उनके लिए ज्यादा है, बट मुझे एग्जैक्ट उसके बारे में एज का नहीं पता, वो आप सर्च करने अगर कोई. जी जी, और सर गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई तो? हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर 32 ईयर्स. ठीक है, फिर तो 2 ईयर्स बढ़ जाते हैं. चलो ठीक है सर, थैंक यू. ओके ओके डियर.
स्टेबलाइज्ड इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर। इसके रिगार्डिंग में अपने जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा और लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगी, और कमेंट वगैरह ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।